हेलो स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी एमिशन के पार्ट 6 के अंदर आज हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम या फिर वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम। क्या होता है सिस्टम, इससे रिलेटेड पॉइंट, क्या क्या आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या इंडिकेशन होते हैं, क्यों किया जाता है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, और इससे रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन आते हैं कि ट्यूब डिस्कनेक्ट हो जाए तो क्या करना चाहिए, वाटर सील चैम्बर में बबलिंग हो रही है इसका क्या मतलब है, प्रेशर चैम्बर में क्या बबलिंग हो रही है, इन सबसे रिलेटेड पॉइंट, यहाँ से ट्यूब हट जाए तो क्या करना चाहिए। तो ये सभी पॉइंट्स जो है आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, प्लेलिस्ट, आप चाहे तो उनको चेक कर सकते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज या फिर वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम। तो क्या होता है ये चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम? तो इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था प्लूरल इफ्यूजन, उस केस में था कि प्लूरल के, वो वीडियो आप लोग देख लेना पहले, देन आफ्टर ये आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लूरल इफ्यूजन के केस में अगर प्लूरल कैविटीज के अंदर अगर कोई भी तरीके का फ्लूइड या एयर इकट्ठा हो जाए, ठीक है, व्हेन एयर और फ्लूइड एक्युमुलेट इन प्लूरल स्पेस, उसकी वजह से लंग्स जो होंगे वो कंप्रेस होने लग जाते हैं, क्योंकि प्लूरल फ्लूइड लंग्स को कंप्रेस करेगा, कोलैप्स कर देगा, जिसकी वजह से जो पर्सन की जो ब्रीथ होती है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, डिमिनिश्ड हो जाती है, पर्सन ब्रीथलेस होने लगता है। तो इस डिजीज को सही करने के लिए, इस कंडीशन को सही करने के लिए जो है वाटर सील सिस्टम या फिर चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम को अप्लाई किया जाता है। तो ये जो अप्लाई किया जाता है उसको किन किन कंडीशन में अप्लाई करते हैं, क्या क्या यूज होते हैं, तो प्लूरल इफ्यूजन के केस में इसको अप्लाई किया जाता है। इस वीडियो को आप लोग देख लेना। तो प्लूरल इफ्यूजन का मतलब होता है कि प्लूरल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड होता है, नॉर्मली जो प्लूरल कैविटी में फ्लूइड होता है 5 से 15 ml, ठीक है, अगर ये अमाउंट बढ़ने लग जाए 50 ml या उससे ज्यादा होने लग जाए तो वो कंडीशन कहलाती है प्लूरल इफ्यूजन। तो उस फ्लूइड, बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो उस फ्लूइड को ड्रेन आउट करने के लिए जो प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है वो होता है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज। दूसरा न्यूमोथोरेक्स, न्यूमो का मतलब होता है एयर, कोई भी लंग्स के अंदर अगर इंजरी हो जाए तो एयर जो होगी वो लीक होकर के प्लूरा के अंदर जो है आने लग जाएगी, जिसकी वजह से लंग्स कंप्रेस होने लग जाते हैं। तो इस कंडीशन में भी एयर को रिमूव करने के लिए भी किया जा सकता है। हीमोथोरेक्स मतलब अगर कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी है तो ब्लड लीक होकर के इस कैविटी में आना स्टार्ट हो जाता है, तो हीमोथोरेक्स। काइलोथोरेक्स अगर बाइलो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो वो भी एक्यूमुलेट हो सकता है। और पोस्ट थोरेकोटोमी यानी ऑपरेशन के बाद में चेस्ट से रिलेटेड अगर ऑपरेट हुआ है तो उसके बाद में भी जो है फ्लूइड को एक्यूमुलेट होने से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम को अप्लाई किया जा सकता है। क्या होता है इसको डायग्राम से हम लोग समझते हैं। तो आप लोग डायग्राम में समझ रहे होंगे कि ये एक जो सिस्टम है, ये पैक्ड बॉक्स आता है जिसके अंदर वाटर ड्रेनेज सील सिस्टम होता है, ठीक है। अब इसको पेशेंट के चेस्ट के अंदर जो है सर्जिकली ऑपरेट करके जो अप्लाई किया जाता है, मेनली जो है 8th या फिर 9th इंटरकोस्टल स्पेस जो होता है वहां पर इंसिजन मेड करके इसको जो है चेस्ट ट्यूब को डाला जाता है, ठीक है। ये कैथेटर होता है जिसे ट्रोकार या बुलियो कैथेटर बोलते हैं, आगे हम लोग समझेंगे। तो इस कैथेटर को इसके अंदर इंसर्ट किया गया, इंसर्ट करने के बाद में इसको हेमलिच वॉल से कनेक्ट किया जाता है, इसको भी आगे देखेंगे। हेमलिच वॉल एक्चुअली यूनिडायरेक्शनल वॉल होता है जो कि वन साइड फ्लो को करवाता है। अगर हेमलिच वॉल नहीं लगाएंगे तो बैक फ्लो भी वहां पर हो सकता है। तो हेमलिच वॉल के बाद में ये अपना पैक्ड सिस्टम होता है। अब इस सिस्टम में 3 बोटल्स होती है अपने पास। पहली होगी कलेक्शन चैम्बर जहां से चेस्ट का फ्लूइड इकट्ठा होता है, दूसरा होता है वाटर सील चैम्बर, और तीसरा होता है प्रेशर रेगुलेटर चैम्बर जो कि जुड़ा होता है सक्शन डिवाइस से। तो सक्शन डिवाइस को ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद में प्रेशर जो है, प्रेशर की वजह से सिस्टम यहाँ पर जो भी कलेक्शन है वो एक्यूमुलेट होता है, ठीक है। तो पहला चैम्बर हो गया अपने पास कलेक्शन चैम्बर जिसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा होता है। इसमें यहाँ पर रीडिंग्स आती है जिसमें पता लग जाता है कि कितना फ्लूइड इकट्ठा हुआ। दूसरा वाटर सील चैम्बर है जिसके अंदर यहाँ से जो है प्रेशर इस चैम्बर से आएगा, तो यहाँ पर बबलिंग, इंटरमीडिएट बबलिंग जो है होती रहती है। फिर ये होता है प्रेशर रेगुलेटर चैम्बर जो कि प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो इस तरीके से ये जो है सिस्टम अप्लाई किया जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इस सेटअप के अंदर जो है क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या आर्टिकल्स रिक्वायर होते हैं चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज के लिए। तो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज से रिलेटेड सबसे पहले बात करें तो चेस्ट ट्यूब कैथेटर जो कि अप्रोप्रिएट साइज का होना चाहिए, जिसे हम लोग ट्रोकार या ब्लू कैथेटर बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसको क्या होता है। दूसरा वाई कनेक्टर या हेमलिच वाल्व, वाई कनेक्टर एंड हेमलिच वाल्व दोनों रिक्वायर्ड होते हैं, इनको भी आगे समझेंगे। तीसरा लोकल एनेस्थीसिया जो कि जाइलोकिन या लिग्नोकेन हो सकता है 1 to 2%, क्योंकि सर्जिकल ऑपरेशन होता है। एंटीसेप्टिक होती है, बीटाडीन की रिक्वायरमेंट होती है। 1000 सीसी स्टेराइल वाटर की 2 बोतल की आवश्यकता होती है। चेस्ट ट्यूब सिस्टम जो कि हम लोगों ने अभी अभी देखा, वाटर सील सिस्टम भी बोलते हैं, फ्लोर एवेक्स सिस्टम भी बोलते हैं, और सक्शन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा अगर ट्यूब हट जाए उस टाइम पे वेस्लिन गोज और गोज पैड की जरूरत होती है।
और ऑपरेशन के लिए जो कि क्योंकि सर्जिकल ऑपरेशन है उसके लिए स्काल्पेल, सुचरिंग किट और स्टेराइल ग्लव्स ये भी रिक्वायरमेंट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग चेस्ट ट्यूब कैथेटर के बारे में। तो चेस्ट ट्यूब कैथेटर जो कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, ब्लू कैथेटर या फिर ट्रोकार कैथेटर के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी खासियत क्या होती है, इस कैथेटर के अंदर आगे 4 से 5 जो है होल्स होते हैं जो कि चेस्ट ड्रेनेज, जो प्लोरल कैविटी में जो भी ड्रेनेज है उसको कलेक्ट कर सके। और इसका जो अप्रोप्रिएट साइज होता है एडल्ट्स के लिए 28 से 32 फ्रेंच का जो साइज होता है। तो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम को जो है कनेक्ट किया जाता है इसी कैथेटर यानी ब्लू कैथेटर या फिर थोरेसिक ट्रोकार कैथेटर के थ्रू, जो कि प्लूरल कैविटी से कनेक्टेड होता है। और इसकी जो नॉर्मल साइज होती है एडल्ट्स के लिए 28 से 32 फ्रेंच होती है, न्यू बोर्न्स के लिए 12 से 14 और बच्चों के लिए 18 फ्रेंच साइज का ये यूज किया जा सकता है। और चेस्ट ट्यूब जो कैथेटर है उसको इंसर्ट किया जाता है, जो लास्ट होल होता है कैथेटर के अंदर उससे 2.5 से 5 सेंटीमीटर यानी 1 से 2 इंच तक जो है उसे चेस्ट वॉल के अंदर जो है इंसर्ट किया जाता है। चेस्ट ट्यूब कैथेटर जो होता है उसके प्लेसमेंट की बात करें तो उसे अगर एयर वहां पर इकट्ठा हुई है प्लूरल स्पेस में तो सेकेंड या थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, जैसे कि न्यूमोथोरेक्स के केस में, और ये जो है सेकेंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस होता है वो मिड एक्सिलरी लाइन होता है यानी एक्सिला के नीचे की साइड में जो है इस स्पेस को चूज किया जाता है। ठीक है, सेकेंड और थर्ड। अगर पोस्ट ऑपरेटिव या ट्रोमा के बाद में किया जा रहा तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस को चॉइस किया जा सकता है। और नॉर्मल केसेस में अगर कोई भी तरीके का हीमोथोरेक्स है या प्लूरल इफ्यूजन है या किसी भी तरीके का फ्लूइड इकट्ठा हो गया है तो उस केस में जो है 8th और 9th इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर जो है इस कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट आर्टिकल जो कि इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। पहला होता है वाई कनेक्टर, जो कि आप लोग डायग्राम के अंदर देख रहे हैं। तो वाई कनेक्टर काम आता है अगर 2 एक साथ में ट्यूबिंग को कनेक्ट करना है तो वाई कनेक्टर के थ्रू जो है 2 सिस्टम एक साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं। अगर रिक्वायरमेंट होता है तो उसको फॉलो किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रेयरली रिक्वायर्ड होता है, बट अगर 2 सिस्टम एक साथ लगाने हैं तो वो लगाया जा सकता है। दूसरा होता है हेमलिच वाल्व, जो कि इस डायग्राम में भी मैंने शो किया है। हेमलिच वाल्व, तो हेमलिच वाल्व क्या होता है, वन वे वाल्व होता है। ठीक है, हेमलिच नाम से 2 चीजें होती है। एक तो होता है हेमलिच प्रोसीजर, जो कि एयरवे चोकिंग के टाइम पे जो होता है पर्सन को बैक थ्रस्ट देने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा होता है हेमलिच वाल्व। तो हेमलिच वाल्व चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम में काम आता है और ये यूनिडायरेक्शनल यानी वन वे वाल्व होता है जिसमें फ्लूइड एक साइड से दूसरी साइड ही जा सकता है। ठीक है, तो ताकि वहां पर रिवर्स ना हो इसको प्रिवेंट करने के लिए हेमलिच वाल्व को लगाया जा सकता है, जैसे कि आप लोग डायग्राम में भी देख रहे हैं। तो इस वाल्व में फ्लूइड अगर इधर से आता है तो ये दोनों स्ट्रिप जो होती है वो ओपन हो जाती है और फ्लूइड इजीली चला जाता है। लेकिन अगर सोचिए कि फ्लूइड इस साइड से आ रहा है तो ये जो स्ट्रिप है वो क्या हो जाती है, चिपक जाती है, ताकि जो है बैक फ्लो फ्लूइड का नहीं जाए। तो यूनिडायरेक्शनल वन वे वाल्व होता है वो होता है हेमलिच वाल्व। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नर्सिंग असेसमेंट या पेशेंट असेसमेंट न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन में, यानी एक ऐसा पेशेंट जिसको चेस्ट के अंदर इंजरी हुई है जिसकी वजह से एयर लीक हो रही है प्लूरल स्पेस के अंदर। तो उस केसेस के अंदर क्या क्या असेसमेंट फाइंडिंग की जानी चाहिए बिफोर वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले जो फाइंडिंग होनी चाहिए वो होती है कि अगर हम लोग स्टेथोस्कोप से देखेंगे तो डिमिनिश्ड या फिर एब्सेंट ब्रीथ साउंड जो है अफेक्टेड साइड के अंदर, जिस साइड में इंजरी हुई है, जिस साइड में न्यूमोथोरेक्स हुआ उस साइड में या तो ब्रीथ साउंड एब्सेंट होगी या फिर मिनिमम होगी या डिमिनिश्ड होगी। ठीक है, तो ये स्टेथोस्कोप से इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा है कि नो डिक्रीज चेस्ट वॉल मूवमेंट, चेस्ट वॉल मूवमेंट भी नहीं होगी अफेक्टेड साइड में। बाकी डिस्निया, डिक्रीज SpO2, ये सिम्टम्स जो है टेकिकार्डिया और रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होना, ये जो है सिम्टम्स अराइज होते हैं। बट क्लिनिकल असेसमेंट फाइंडिंग होती है वेरी इंपॉर्टेंट, डिमिनिश्ड और एब्सेंट ब्रीथ साउंड ऑन अफेक्टेड साइड। अब हम लोग जो है कंपटीशन एग्जाम्स में इससे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग समझते हैं वन बाय वन। सिस्टम हमने पूरा डिटेल से समझ लिया। तो पहला क्वेश्चन आता है बबलिंग से रिलेटेड, और वो बबलिंग जो होती है क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड, क्योंकि सक्शन मशीन चालू है तो यहाँ पर बबल्स दिखाई देते हैं। जो भी सिस्टम है उसके अंदर बबलिंग को नोट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट होते हैं कि वाटर सील चेंबर जो होता है, यानी जो मिड वाला चेंबर है जिसमें वाटर भरा होता है, तो वाटर सील चेंबर के अंदर जो है इंटरमिटेंट बबलिंग लगातार होना चाहिए। इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक रुक के बबलिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये नॉर्मल कंडीशन है, इसका मतलब सिस्टम जो है अपना परफेक्टली वर्क कर रहा है। दूसरा, कंटिन्यूअस बबलिंग इन प्रेशर चेंबर, इट मींस यानी जो प्रेशर चेंबर है उसमें कंटिन्यूअस लगातार बबल्स जो होंगे, फ्लूइड के बबल्स, एयर के बबल्स है, अगर वो दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब फ्लूइड जो है नॉर्मल वर्क कर रहा है। यानी ये दोनों कंडीशन क्या है, नॉर्मल कंडीशन है। वाटर सील चेंबर में इंटरमिटेंट रुक रुक के बबलिंग होना चाहिए और इसके अंदर जो है बबलिंग लगातार होना चाहिए, इट मीन सिस्टम नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है। लेकिन क्या होता है कि वाटर सील चेंबर के अंदर पहला कंडीशन लगातार बबलिंग होने लग जाए,
वाटर सील चैम्बर में रुक रुक के बबलिंग होना चाहिए, याद रखना हमें, लेकिन अगर लगातार होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या है, लीकेज इन सिस्टम, इस सिस्टम में कहीं ना कहीं लीकेज है, तो उस चीज को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो पूछा जाता है कि अगर इस तरीके से कंटिन्यूअस बबलिंग होती है तो इनिशियल जो रिस्पॉन्स है वो नर्स का या किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर का क्या होना चाहिए। तो वहां पर सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, ट्यूबिंग्स को चेक करना है कि कहाँ पर कोई लीकेज तो नहीं है। अगर नहीं मिलता है लीकेज तो फिर दूसरा जो स्टेप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इन्फॉर्म द फिजिशियन, जो भी फिजिशियन है उसको इन्फॉर्म करना है। और ट्यूब मस्ट नॉट बी क्लैम्प, ट्यूब को क्लैम्प नहीं करना है। अगर ट्यूब को क्लैम्प कर दिया तो ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर वहां पर जो है पर्सन को न्यूमोथेरेक्स हो सकता है, ये भी एक और क्वेश्चन पॉइंट है। तो अपने आप में 2 क्वेश्चन पॉइंट यहाँ पर बन गए। वाटर सील चैम्बर में पहला क्वेश्चन तो कैसी बबलिंग होनी चाहिए, इंटरमिटेंट। दूसरा, अगर कंटिन्यूअस हो रही है इसका मतलब लीकेज है सिस्टम में, उसको चेक करना है, ट्यूबिंग्स वगैरह को चेक करना है। तीसरा, फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है और ट्यूबिंग को क्लैंप नहीं करना, अगर कर दिया तो न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। ओके, दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि वाटर सील चैम्बर के अंदर बबलिंग ही ना हो, इंटरमिटेंट होनी चाहिए, बबलिंग ही ना हो रही है, तो क्या करना चाहिए, तो उस टाइम पे ट्यूब को शॉर्ट टाइम के लिए क्लैंप कर देना है, ठीक है। उसके बाद में असेस करना है ट्यूबिंग्स को कि वहां पर कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, और फिर इन्फॉर्म द फिजिशियन, फिजिशियन को तुरंत जो है इन्फॉर्म कर देना। तो ये दोनों सिनेरियो होते हैं इस केस में। दूसरा आता है प्रेशर चैम्बर के अंदर कैसी बबलिंग होनी चाहिए, लगातार। प्रेशर चैम्बर में अगर बबलिंग नहीं हो रही है या रुक रुक करके हो रही है, इसका मतलब आपने सक्शन डिवाइस को ऑन नहीं किया या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो उससे रिलेटेड पॉइंट हो गया। क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाटर सील से रिलेटेड, तो ये पहला पॉइंट हो गया अपना बबलिंग से रिलेटेड। अब दूसरा क्वेश्चन आता है ऑसिलेशन या फ्लक्चुएशन ऑफ वाटर सील चैम्बर। तो ये जो वाटर सील चैम्बर है डिवाइस के अंदर हम लोग देखते हैं, तो उस चैम्बर में क्या होता है, पेशेंट की ब्रीथिंग के अकॉर्डिंग ये जो है सिंक्रोनाइज्ड होता है। पेशेंट जब ब्रीथ इन करता है तो इसका लेवल जो है ऊपर आता है, ठीक है, जैसा कि डिवाइस में दिखता है। पेशेंट जब ब्रीथ इन करता है यानी इंस्पिरेशन करता है तो लेवल राइज होता है, और पेशेंट जब सांस छोड़ता है तो लेवल भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इस चीज को बोलते हैं ऑसिलेशन या फिर फ्लक्चुएशन इन वाटर सील चैम्बर। ये लगातार जो है पेशेंट के अंदर दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो ऑसिलेशन या ऑसिलेशन होना या फ्लक्चुएशन होना इन द वाटर सील चैम्बर इज नॉर्मल फिनोमिना, ठीक है। बट अगर ट्यूब के अगर पेशेंट के अंदर नो फ्लक्चुएशन या ऑसिलेशन होता है, वाटर सील चैम्बर में कोई भी फ्लक्चुएशन दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये ट्यूब या तो मुड़ गई है कहीं ना कहीं से, तो ट्यूब क्या हो गई, किंक हो गई है, या ट्यूब के अंदर कुछ ना कुछ ड्रेनेज के अंदर ऐसा आया है जिसने ट्यूब को क्या कर दिया है, किंक कर दिया है, क्लॉग कर दिया है, या फिर पेशेंट के फुल लंग एक्सपेंशन हो चुके हैं, ये पूरा ड्रेनेज जो है हो चुका है उस लंग्स के अंदर। तो इन 3 कंडीशन के अंदर जो होता है कोई भी फ्लक्चुएशन दिखाई नहीं देता है। अगर ये फ्लक्चुएशन नहीं दिखाई देता है तो क्या इनिशियल रिस्पॉन्स होना चाहिए, तो नर्स को जो है ट्यूब्स को टैप करना चाहिए, ट्यूब को देखना चाहिए, चेक करना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है, कोई भी कनेक्शन नहीं दिख रहा है इसके अंदर, तो इन्फॉर्म कर देना चाहिए फिजिशियन को। तो सबसे पहला इनिशियल रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, ट्यूब्स को चेक करना है, टैपिंग करना है, ठीक है। तो ये परफॉर्म करने के बाद में कुछ भी अगर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा तो फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। थर्ड पॉइंट है जिससे क्वेश्चन आते हैं वो होता है ट्यूब मैनिपुलेशन। तो ट्यूब मैनिपुलेशन में 2 टाइप है, पहला होता है ट्यूब डिस्कनेक्ट हो जाए, दूसरा है ट्यूब पुल्ड आउट हो जाए या फॉलिंग आउट हो जाए। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, डिस्कनेक्ट का मतलब कहीं चैम्बर वगैरह से ट्यूब हट जाए, यहाँ से हट गई, इधर से हट गई, वो कंडीशन कहलाती है ट्यूब डिस्कनेक्शन। दूसरा ट्यूब फॉलिंग आउट या पुल्ड आउट या पुश्ड आउट, उसका मतलब होता है यहाँ से ट्यूब डिसलॉज होना, ट्यूब डिसलॉजमेंट भी इसको बोलते हैं, चेस्ट से ही ट्यूब निकल गई बाहर, ठीक है। तो ये कंडीशन सेकंड कंडीशन पेशेंट में हो सकता है, सेकंड मैनिपुलेशन हो सकता है। तो अब क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो अगर ट्यूब डिस्कनेक्ट हो गई है तो उस ट्यूब का जो किनारा है, सपोज करिए यहाँ से ट्यूब डिस्कनेक्ट हो गई, तो इस ट्यूब के किनारे को जो है स्टेराइल वाटर के अंदर या नॉर्मल स्लाइड के अंदर डाल देना है और फिजिशियन को तुरंत इन्फॉर्म कर देना है, ठीक है। उसके बाद में जो है इस सिस्टम को दोबारा से कनेक्ट करने का प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है। तो पहला जो इनिशियल असेसमेंट होगा ट्यूब डिस्कनेक्शन के टाइम पे, वो क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, पुट द एंड ऑफ ट्यूब इन स्टेराइल और स्टेराइल वाटर और स्टेराइल सलाइन, उसके अंदर उसको डाल देना है और फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। दूसरा, ट्यूब डिसलोजमेंट हो जाए, यहीं से ट्यूब पुल्ड आउट हो गई, निकल गई है ट्यूब, तो निकलने के केस में क्या करना है, अप्लाई 3 साइडेड ओक्लूसिव स्टेराइल ड्राई पेट्रोलियम ड्रेसिंग। ड्राई पेट्रोलियम ड्रेसिंग होती है वो 3 साइडेड, जैसे यहाँ पर ये होल है तो इस साइड पे 3 साइड से जो है ओक्लूसिव ड्रेसिंग को वहां पर लगा देना चाहिए, ताकि वहां पर एयर जो है वो अंदर जाने से बच जाए। तो इसका पर्पज यही होता है, ठीक है। और कब लगाना है, जब पेशेंट सांस छोड़ता है उस टाइम पे इसको चिपका देना है और तुरंत फिजिशियन को इन्फॉर्म कर देना है। तो ये दोनों मैनिपुलेशन इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, डिसलॉजमेंट, डिस्कनेक्शन और डिसलॉजमेंट, डिसलॉजमेंट भी बोलते हैं,
ट्यूब फॉलिंग आउट भी बोलते हैं, ट्यूब पुलिंग आउट भी बोलते हैं। तो इस केस में क्या करना है और डिस्कनेक्शन के टाइम पे क्या करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट होता है असेसमेंट से रिलेटेड। इट मींस हर घंटे जो है पहले 15 मिनट तक जो है पेशेंट को लगातार मॉनिटरिंग किया जाना चाहिए, असेसमेंट किया जाना चाहिए किसी भी एबनॉर्मलिटी को फाइंड आउट करने के लिए। दूसरा पॉइंट है कि ड्यूरिंग द ड्रेनेज कौन सी पोजीशन देना चाहिए। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि फाउलर्स पोजीशन देते हैं या फिर सुपाइन पोजीशन देते हैं, ठीक है, फाउलर्स की चॉइस होती है। देन तीसरा पॉइंट है पाल्पेशन। तो पाल्पेशन से रिलेटेड है कि जो ट्यूब्स होती है, जहां पे ट्यूब चेस्ट के अंदर इंसर्ट की गई है, उस जगह पे अगर कोई एयर इकट्ठा हो रही है स्किन के अंदर, तो उस जगह पे क्रिपिटस, क्रिपिटस का मतलब होता है एयर को फाइंड आउट करने के लिए जो है पाल्पेट किया जाना चाहिए टाइम टू टाइम, ठीक है, जिससे कि जो है प्रॉपर कनेक्शन को हम लोग इंश्योर कर सके। अगर ऐसा नहीं है तो फिजिशियन को इन्फॉर्म करना चाहिए। इट मीन्स ट्यूब जो है प्रॉपर प्लेस नहीं हुई है, अगर वहां पर एयर एक्यूमुलेट हो रही है तो ये भी चीज जो है पाल्पेशन करके क्रिपिटस यानी एयर एक्यूमुलेशन को फाइंड करना जरूरी होता है। अगला पॉइंट होता है कि जो लेवल होता है चेस्ट ट्यूब सिस्टम का, जो लेवल होता है वो चेस्ट के लेवल से बिलो होना चाहिए। अगर बिलो नहीं होगा तो जो है ग्रेविटी की वजह से जो फ्लूइड ड्रेन हो रहा है वो वहां पर सस्टेन नहीं हो पाएगा। अगला पॉइंट होता है कि जो स्टेराइल वाटर होता है सक्शन चैम्बर के अंदर, वो 20 सेंटीमीटर के लेवल से ऊपर होना चाहिए, ठीक। अगला पॉइंट है कि अगर वहां पर जो फ्लूइड है वो क्लाउडी या ब्लडी आ रहा है, यानी जो ड्रेनेज चैम्बर के अंदर हम लोग फ्लूइड देखते हैं वो क्लाउडी है या फिर उसके अंदर ब्लड है, तो तुरंत जो है फिजिशियन को इन्फॉर्म करना चाहिए और उसके बाद में जो है फ्लूइड के जो सैंपल होता है वो कल्चर के लिए जो है भेजना चाहिए, ठीक है। तो अगला पॉइंट ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि अगर ड्रेनेज जो है 100 ml पर आवर से ज्यादा आ रहा है, यानी पर आवर 100 ml तक फ्लूइड नॉर्मल होता है, लेकिन 100 ml पर आवर से ज्यादा आ रहा है तो भी फिजिशियन को नोटिफाई करना चाहिए। अगला और लास्ट पॉइंट है कि रिमूवल ऑफ चेस्ट ट्यूब, यानी प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद में चेस्ट ट्यूब को निकालना है, उस टाइम पे क्या करना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है, क्या करना चाहिए। आस्क द पेशेंट टू होल्ड ब्रीथ। पेशेंट को बोलना है कि ब्रीथ को डीप ब्रीथ किया, फिर ब्रीथ को होल्ड करके रखना है। उसके बाद में तुरंत जल्दी से क्विकली जो है ट्यूब को रिमूव करना चाहिए और वहां पर स्टेराइल ड्रेसिंग जो है एयर टाइट ड्रेसिंग को लगा देना चाहिए ताकि वहां पर एयर इंसर्ट ना हो सके। तो ये होता है पहला पार्ट, जिसके अंदर जो है पेशेंट को होल्ड ब्रीथ करवाना है लाइक वल्सलवा मैनवर। इंपॉर्टेंट, वल्सलवा मैनवर जैसे परफॉर्म किया जाता है, इसके ऊपर मैंने बना रखा है वीडियो, आप लोग देख लेना। ऑल टाइप ऑफ मैन्यूवर्स में मैंने बता रखा है। तो वल्सलवा मैनवर की तरह, यानी वल्सलवा मैनवर का मतलब क्या होता है, डीप ब्रीथ करना, फिर ब्रीथ को होल्ड करना और बियरिंग डाउन इफेक्ट करना। ऐसा करने के बाद में ही ट्यूब को इंसर्ट रिमूव करना चाहिए, अदरवाइज वहां पर नेगेटिव प्रेशर हो सकता है और इंजरी हो सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को बोलना जरूरी होता है। दूसरा पॉइंट है कि अवॉइड मिल्किंग एंड स्ट्रिपिंग ऑफ ट्यूब। ट्यूब का मिल्किंग स्ट्रिपिंग नहीं करना चाहिए। ऐसा अगर करेंगे तो नेगेटिव प्लूरल प्रेशर होता है और वहां पर न्यूमोथोरेक्स पर्सन को हो सकता है। मिल्किंग स्ट्रिपिंग का मतलब होता है ट्यूब मैनिपुलेट करना। कई बार होता है कि ट्यूब क्लॉग हो रही है, जैसे हम लोग देखते हैं जनरली आईवी लाइन, आईवी फ्लूइड जब चलता है तो जब ट्यूब क्लॉग हो जाती है तो मिल्किंग स्ट्रिपिंग करके जो है हम लोग फ्लूइड को रीस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो यहाँ पर चूंकि नेगेटिव प्रेशर होगा जिसकी वजह से न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए मिल्किंग एंड स्ट्रिपिंग जो है स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट होते हैं रिमूवल ऑफ चेस्ट ट्यूब से रिलेटेड। अब हम लोग देख लेते हैं कि कंपटीशन एग्जाम्स में इससे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है ऑन ऑस्कल्टेशन विच फाइंडिंग सजेस्ट ए राइट न्यूमोथोरेक्स। इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी फाइंडिंग जो है आपको न्यूमोथोरेक्स का बारे में बताता है। तो पहला ऑप्शन है बायलेटरल इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी क्रैकल साउंड, दूसरा है इंस्पिरेटरी वीज इन द राइट थोरेक्स, तीसरा है बायलेटरल प्लूरल फ्रिक्शन रब, और चौथा ऑप्शन है डिमिनिश्ड और एब्सेंस ब्रीथ साउंड इन द राइट साइड। जैसे कि हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जब भी न्यूमोथोरेक्स होता है तो न्यूमोथोरेक्स के केस में ब्रीथ साउंड जो होती है या तो सुनाई नहीं देती है स्टेथोस्कोप से, या डिमिनिश्ड हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। दूसरा क्वेश्चन है ए नर्स केयरिंग ए पेशेंट विद चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम, सी मॉनिटर देयर इज नो फ्लक्चुएशन और ऑसिलेशन इन द वाटर सील चैम्बर, व्हाट नर्स शुड अंडरस्टैंड। यानी एक नर्स है जो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज के पेशेंट को केयर कर रही है, उसने देखा कि वाटर सील चैम्बर में किसी भी तरीके का ऑसिलेशन नहीं हो रहा है, तो नर्स को क्या समझना चाहिए। पहला ऑप्शन है कंसीडर इज नॉर्मल, दूसरा ट्यूब इज किंकिंग और क्लॉग्ड, तीसरा फुल लंग एक्सपेंशन, और चौथा बोथ ऑप्शन बी एंड सी। जैसा कि हमने पढ़ा था कि वाटर सील चैम्बर के अंदर जो है सांस लेते टाइम पे अप साइड होना चाहिए और सांस छोड़ने पे डाउन साइड होना चाहिए। तो इस तरीके का फ्लक्चुएशन या ऑसिलेशन लगातार होना चाहिए। तो उस टाइम पे अगर हो रहा है इट मींस वो नॉर्मल है, बट यहाँ पर नो फ्लक्चुएशन बोला है क्वेश्चन में, इट मींस नॉर्मल तो नहीं है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसके मैंने कारण बताए थे, ट्यूब किंक है या क्लॉग्ड है या फुल लेंथ एक्सपेंशन है। तो ऑप्शन बी और सी जो है वो यहाँ पर दोनों करेक्ट है। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है
करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ में एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि अगर पेशेंट जो है मैकेनिकल वेंटिलेशन की सपोर्ट पे है, उस टाइम पे फ्लक्चुएशन जो है उल्टा हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है, सांस लेता है तो लेवल राइज होता है और सांस छोड़ता है तो लेवल डाउन होता है। लेकिन अगर पेशेंट जो है कंटिन्यूअस पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर पे है तो उस टाइम पे उल्टा होता है। ब्रीथ जब वेंटिलेटर देता है उस टाइम पे फ्लक्चुएशन डाउन होता है, यानी लेवल डाउन होता है, और जब वेंटिलेशन से ब्रीथ बाहर जाती है तो लेवल राइज होता है। तो यानी नॉर्मल ब्रीथिंग के केस में जैसा हो रहा था उससे उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक नर्स जो है पेशेंट की केयर कर रही है विद चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम, और नर्स ने मॉनिटर किया कि वहां पर जो है फ्लक्चुएशन हो रहा है वाटर सील चेंबर के अंदर, ठीक है, जहां वाटर सील चेंबर में फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो इस असेसमेंट के बेस पे क्या अप्रोप्रिएट एक्शन होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन इन्फॉर्म द फिजिशियन, दूसरा रीइंफोर्स द ओकल्जिव ड्रेसिंग, तीसरा कंटिन्यू टू मॉनिटर द पेशेंट, चौथा एनकरेज द पेशेंट टू डीप ब्रीथ। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि फ्लक्चुएशन होना नॉर्मल बात है, तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है कंटिन्यू टू मॉनिटर द पेशेंट, तो यही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि एक नर्स जो है केयर कर रही है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज के पेशेंट की, जिसको चेस्ट ट्यूब सिस्टम लगा हुआ है, और नर्स ने जो है उसको साइड पोजीशन दिया और एक्सीडेंटली जो है ट्यूब डिस्कनेक्ट हो गई। तो इस वजह से जो है क्या इनिशियल एक्शन होना चाहिए उस नर्स का, ठीक है। ट्यूब डिस्कनेक्ट हुई है, तो जैसा कि आज के लेक्चर में हमने पढ़ा था, तो जो ट्यूब को जो है डिस्कनेक्शन के केस में स्टेराइल वाटर या फिर स्टेराइल सलाइन के अंदर प्लेस कर देना चाहिए। देन आफ्टर जो है पेशेंट इन्फॉर्म करना चाहिए फिजिशियन को। तो यहाँ पर ऑप्शन तो दूसरा भी सही, पहला भी सही है, लेकिन जो सी ऑप्शन है वो इनिशियल एक्शन होना चाहिए नर्स का, कि ट्यूब को स्टेराइल वाटर में प्लेस करना चाहिए, देन आफ्टर जो है फिजिशियन को इन्फॉर्म करना चाहिए। ऑप्शन डी जो है क्लेम करना ट्यूब को, वो तो करना ही नहीं चाहिए, स्ट्रिक्टली अवॉइड होता है इस केस में, क्योंकि वो न्यूमोथोरेक्स कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि एक नर्स जो है फिजिशियन को असिस्ट कर रही है विद द रिमूवल ऑफ चेस्ट ट्यूब। चेस्ट ट्यूब को अब हटाना है, तो उस टाइम पे नर्स पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहिए? पहला ऑप्शन है एक्सहेल स्लोली, दूसरा होल्ड ब्रीथ एज इन वल्सल्वा मैनुअर, डू नॉट मूव, और चौथा है इनहेल एंड एक्सहेल क्विकली। तो जैसा कि आज के लेक्चर में मैंने पढ़ा था कि पेशेंट को बताना है कि ब्रीथ को होल्ड करे ताकि ट्यूब को रिमूव किया जा सके। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि ऑल आर ट्रू अबाउट चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम एक्सेप्ट, इनमें से सभी जो है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम के बारे में सही है केवल एक को छोड़ करके, यानी कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो बताना है। पहला ऑप्शन वाटर सील चैम्बर शुड हैव कंटिन्यूअस बबलिंग, तो यही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वाटर सील चैम्बर में जो है इंटरमिटेंट बबलिंग होना चाहिए, कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। दूसरा है इफ ट्यूब पुल्ड आउट अप्लाई 3 साइडेड कवर्ड ओकल्जिव स्टेराइल ड्रेसिंग, ये सही बात है, अगर ट्यूब हट जाती है तो वहां पर स्टेराइल ड्रेसिंग लगाना है। ऑप्शन सी है कि इफ ट्यूब डिस्कनेक्ट पुट द एंड ऑफ ट्यूब इन स्टेराइल वाटर, अगर ट्यूब डिस्कनेक्ट हो जाती है तो ट्यूब जो डिस्कनेक्टेड पार्ट है उसको स्टेराइल वाटर में, ताकि जो वाटर सील है वो बना रहे, उसमें डालना है। चौथा ऑप्शन है कि पेशेंट शुड बी प्लेस्ड इन फाउलर पोजीशन व्हाइल ड्रेनेज, तो ये भी पॉइंट सही है। तो ऑप्शन ए जो है वो नहीं होना चाहिए, यानी वाटर सील चैम्बर में जो है इंटरमिटेंट बबलिंग होना चाहिए। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है जिसको चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम लगा हुआ है, और नर्स ने ऑब्जर्व किया कि वाटर सील चैम्बर के अंदर जो है कंटिन्यूअस बबलिंग हो रही है। तो इससे नर्स को क्या समझना चाहिए, इसका क्या मतलब होता है? तो आपके पास जो ऑप्शंस है कि क्या ये नॉर्मल फंक्शनिंग है, क्या इसके अंदर कोई एयर लीकेज है, क्या कोई ब्लॉकेज है, इस तरीके के जो चारों ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, तो इनमें से कौन सा आंसर इसका होना चाहिए? तो अगर आपने आज का लेक्चर अच्छे से पढ़ा है तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दो। और आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देना, ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।